फ़िलहाल आज का टॉपिक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तव में मैं क्या पढ़ाऊँ। आज का टॉपिक बिल्कुल अजीबोगरीब है। बात करते हैं कि इंग्लिश का अगर हम कंपटीशन दे रहे हैं, इंग्लिश एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो सफलता कैसे मिल सकती है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मात्र 2 चीज़ें हैं जिसको अगर हम तैयार कर लें तो अंग्रेजी में सफलता मिल सकती है। पहला ये है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच और दूसरा है वर्ड पावर। वर्ड पावर अगर आपको मीनिंग नहीं आ रहा है, वर्ड्स के मीनिंग हिंदी में नहीं जानते हैं, तो फिर आप उसको क्लैरिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या है। हालांकि ऐसे भी जाना जा सकता है, इंग्लिश टू इंग्लिश अगर आपको मीनिंग आती है या सिनोनिम्स अगर ज़्यादा से ज़्यादा याद हैं तो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पहचान सकते हैं। अक्सर 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूरे इंग्लिश में, जितना आप इंग्लिश पढ़ते हो 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कहोगे 2 ही क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो मैं बताऊँगा कि कैसे 2 ही क्वेश्चन। देखो, एक तो पूछा जाता है आपसे मीनिंग, है ना, कि इसका सिनोनिम क्या है, इंटोनिम क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, और भी बहुत सी चीज़ें पूछी जाती हैं। जो अनसीन पैसेज पूछा जाता है, अनसीन पैसेज में भी मीनिंग आ रहा है तो आप सेलेक्टेड क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। दूसरा चीज़ इसमें पूछा जाता है कि वास्तव में ये क्या है, सही प्रीपोजिशन है कि नहीं है, यानी कि प्रीपोजिशन अगर आपको आ रहा है तो सही प्रीपोजिशन ये है कि नहीं, एडजेक्टिव है कि नहीं, एडवर्ब है कि नहीं। तो 2 चीज़ें अंग्रेजी में आपको आनी चाहिए जिससे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पहला ये है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आना चाहिए आपको, और दूसरा जो है वर्ड पावर आना चाहिए। वर्ड पावर का मतलब क्या है? वर्ड पावर का मतलब है कि एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, है ना, ये वर्ड पावर आपको आना चाहिए। दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन आना चाहिए। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैसे आना चाहिए? क्या हमको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब याद होना चाहिए? याद नहीं होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। समझ होने का मतलब जैसे अभी देखो, मैं एक सेंटेंस लिखा, ही वाज concerned about his result, यानी कि he was concerned about his result, वह चिंतित था अपने परिणाम को लेकर, अपने रिजल्ट को लेकर। तो जो वाज है ना, तो वाज के बाद ये यहाँ पर वर्ब आएगा, लेकिन वर्ब रहता तो ये आईएनजी फॉर्म में रहता, है ना। इसका मतलब ये वर्ब है नहीं और पैसिव वॉइस में भी नहीं है। तो जो वर्ब नहीं है तो फिर क्या है? दरअसल ये एडजेक्टिव है, क्योंकि चिंतित। अब कैसे जानोगे कि आप ये एडजेक्टिव है चिंतित? क्योंकि चिंतित व्यक्ति हो सकता है, चिंतित औरत हो सकती है, चिंतित लड़का हो सकता है, चिंतित कोई भी हो सकता है। तो चिंतित क्या है? एक किसी नाउन की विशेषता को बताने का काम कर रहा है, इसलिए क्या है? एडजेक्टिव है। अब ही कॉन्सर्न्ड, अगर हमने लिख दिया ही कॉन्सर्न्ड अबाउट हिज रिजल्ट, तो यहाँ कॉन्सर्न्ड ये क्या है? ये है एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। और ये कॉन्सर्न्ड ये है वर्ब। अब कैसी वर्ब है? क्योंकि सब्जेक्ट के बाद तो वर्ब ही आता है। आप कहोगे यहाँ भी तो आया, तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब वाज है, ये एडजेक्टिव है। तो ही कॉन्सर्न्ड, वह चिंता करता था। कॉन्सर्न माने चिंता भी होता है, कंसर्न माने चिंता करना भी होता है, कंसर्न माने संबंध होना भी होता है। तो ही कंसर्न्ड, वह चिंता करता था या चिंता किया अबाउट हिज रिजल्ट, अपने रिजल्ट को लेकर। तो यहाँ वर्ब के पोजीशन पर है, वर्ब के स्थान पर है, इसलिए वर्ब है। अभी देखो, ही रोट एन एप्लीकेशन टू द कंसर्निंग अथॉरिटी, यानी कि उसने संबंधित अधिकारी को उसने लेटर लिखा। यानी कि यहाँ कंसर्निंग अथॉरिटी यानी कि संबंधित अधिकारी को लेटर लिखा, तो ये संबंधित अधिकारी मतलब हो जाएगा एडजेक्टिव का काम करेगा। फिर यहाँ एडजेक्टिव का, क्यों? क्योंकि यहाँ पर नाउन है और नाउन से पहले कंसर्निंग लगा है। अब कंसर्निंग जो होता है को लेकर, कंसर्निंग मतलब होता है को लेकर, ये प्रीपोजिशन का भी काम करता है। यानी कि ये वर्ड्स जो है, जैसे ऐसे देखो, जैसे द अर्थ राउंड्स द सन। इसका मतलब क्या है? कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। राउंड माने होता है चक्कर लगाना। ये सब्जेक्ट द अर्थ है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब के पोजीशन पर है, इसलिए वर्ब है। अब राउंड वर्ब भी है, अगर इसी को चाहो तो आप एडवर्ब की तरह भी यूज कर सकते हो, इसी को चाहो तो आप प्रीपोजिशन की तरह भी यूज कर सकते हो, इसी को चाहो तो एडवर्ब की तरह भी यूज कर सकते हो। यानी कि इसको पूछेगा कि यहाँ पर क्या है, तो आप बताओगे वर्ब है। अगर प्रीपोजिशन की तरह लगा होगा
तो एडवर्ब होगा। प्रीपोजिशन की तरह लगा होगा तो प्रीपोजिशन होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए ऐसे देखते हैं, द अर्थ मूव्स। अब यहाँ लिख देंगे राउंड द सन, तो इसका मतलब हो गया सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो के चारों ओर हो गया तो इसका मतलब ये प्रीपोजिशन हो गया। यहाँ वर्ब के रूप में मूव आ गया है, तो इसका मतलब राउंड यहाँ पर वर्ब है, यहाँ पर प्रीपोजिशन है, क्योंकि यो नाउन के पहले लग करके ये घूमने और सन के बीच के संबंध को बता रहा है, या पृथ्वी और सूर्य के बीच के संबंध को बता रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग आप वर्ड को नहीं जानते हैं, उनके पोजीशन के अकॉर्डिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम नहीं जानते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि पहली गलती हो गई। अगर ये जानते हैं तो इसका मतलब है कि एक समस्या का समाधान हो गया। दूसरी समस्या आपको कहाँ आती है? दूसरा समस्या ये आता है कि जैसे एक वर्ड लिखा है फेयर एंड स्क्वायर, एक वर्ड लिखा है फेयर एंड स्क्वायर, और इसका 4 ऑप्शन भी दिया गया है। फेयर एंड स्क्वायर का 4 ऑप्शन दिया गया है, SQUARE है स्क्वायर, 4 ऑप्शन दिया गया है। और 4 ऑप्शन में दिया गया है, जैसे फेयर माने होता है सही या सुंदर, और स्क्वायर माने होता है चौकोर। तो आप कहोगे सुंदर और चौकोर, तो सुंदर और चौकोर का मतलब ब्यूटीफुल लिखा हो एंड ब्रॉड लिखा हो, तो आप कहोगे ठीक तो है। ऐसा नहीं होता है। ये फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। ऑनेस्ट की जगह सिंसियर भी हो सकता है, सिंसियर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फेयर एंड स्क्वायर का मीनिंग अगर आपको याद नहीं है तो कोई भी एंटोनिम या सिनोनिम्स आप नहीं कर पाओगे। इसका मतलब ये सीधा सा हुआ कि अंग्रेजी में कंपटीशन निकालने के लिए केवल 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन आप जाके देख लेना, आज ही देख लेना, चाहे वो अनसीन पैसेज हो, चाहे पैरा जम्बल्स हो, चाहे एंटोनिम सिनोनिम्स हो, चाहे और कोई भी सेंटेंस हो जो आपसे पूछा गया। बस 2 ही चीज़ पूछा जाता है, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच और एक वर्ड पावर। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इन 2 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और जितनी वीडियोज़ आप मेरी पाएंगे वो सब पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियोज़ हैं और फिर वर्ड पावर की। वर्ड पावर में एंटोनिम सिनोनिम्स की वीडियोज़ थोड़ी कम बनी हैं, लेकिन फ्रेजल वर्ब और इडियम्स एंड फ्रेजेज की वीडियो ज़्यादा पड़ी हुई हैं। आप देखो, इसका लाभ उठाओ। और हमेशा मैं एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो बनाता हूँ ताकि बच्चों को अच्छा लगे, एक्सपेरिमेंट हो, थोड़ा इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और मित्रों में शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। प्रणाम।